हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी इंडियन ज्योग्राफी की एक बेहतरीन सीरीज चल रही है टॉपिक वाइज। तो उसी का आज एक बेहतरीन लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे भारत की नदियाँ। भारत की नदियों के बारे में A to Z जानकारी देंगे। जैसे भारत की नदियाँ के कितने भागों में डिवाइडेड हैं, जैसे हिमालयी नदियाँ कैसी हैं और हमारे उत्तर दक्षिण भारत की नदियाँ कैसी हैं। ठीक है, तो सारों को डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में नदियों से एक ना एक क्वेश्चन 110% आता है। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे SSC का हो, चाहे यूपी पुलिस का हो, चाहे SCGD कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे RPF को हो, भले रेलवे का एग्ज़ाम हो, उसमें नदियों से 110% एक ना एक क्वेश्चन आना ही आना है। चलिए बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। भारत की नदियाँ, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे एस्चुरी क्या होती है, एस्चुरी और डेल्टा क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, सबसे पहले ये टर्म जानेंगे हम लोग, फिर भारत की नदियाँ आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि एस्चुरी, हमारी जो एस्चुरी यानी कि ज्वारनद मुख, इसको जो, और डेल्टा क्या होते हैं। एस्चुरी और डेल्टा, एस्चुरी और डेल्टा क्या होते हैं, पहले इनको जानेंगे फिर आगे डिस्कस करेंगे। जैसे एस्चुरी, ये सागर तट पर स्थित आधा बंद खारे पानी का वह क्षेत्र जहाँ नदियाँ ताज़ा पानी समुद्र के खारे पानी के साथ मिलाती हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे कि ये नदियाँ हैं, ये इधर से आती हुई तितर बितर होते हुए नदियाँ आती हैं, और ये जो है यहाँ से इधर का खारा पानी और इधर का ये नदियों का पानी, ये जो मिलता है यहाँ पर, यही कहा जाता है एस्चुरी यानी कि ज्वार नद। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। जैसे ज्वार नद कौन कौन सी नदियाँ बनाती हैं, ये है नर्मदा, ताप्ती, मांडवी। नर्मदा, ताप्ती, मांडवी एस्चुरी यानी कि मतलब ज्वार नद मुख का निर्माण करते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, भारत में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आता है डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, नदी जहाँ महासागर से मिलती है उस जगह नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के कारण नदी की कई धाराओं में बढ़ जाती है नदी कई धाराओं में। ठीक है, उस त्रिभुजाकार क्षेत्र को डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा प्रायः उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करते हैं। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। महानदी गोदावरी कृष्णा डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, जैसे ये हमारी कोई नदियाँ हो गई। ठीक है, ये नदियाँ हो गई, ये समुद्र हो गया, यहाँ पर एक त्रिकोणाकार आकृति बन जाती है ऐसे करके, तो उसी को डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आता है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम, इसको क्या कहा जाता है, एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है जिसमें अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक मुख्य धारा मतलब मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। यहाँ पर अलग अलग दिशाओं से जोड़ी छोटी छोटी धाराएं आती हैं, मुख्य नदी की सहायक नदियाँ कहलाती हैं। जैसे कि जी ये पर्वतों से अलग अलग धाराएं आ रही हैं, ये जैसा कि दिख रहा होगा नदी तंत्रों। ठीक है, ये जो इधर से ऐसी धाराएं आती हैं, ये ऐसे, और यहाँ पर एक मुख्य धारा बन जाती है, और यही मुख्य धारा आगे ये ऐसे प्रवाहित होती है, और यही इसकी सहायक नदियाँ हो जाती हैं। ये बात ध्यान रखनी है। इसी को अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि भारत की नदियों को किस प्रकार बांटा गया है ये जानेंगे। ठीक है, भारत का अपवाह तंत्र, ठीक, कैसे बांटा गया है। नंबर 1 आता है हिमालयी नदियाँ, हिमालयी अपवाह तंत्र आता है। ठीक है, हिमालयी अपवाह तंत्र में 3 डिवाइडेड किए गए हैं, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, जैसे हिमालयी अपवाह तंत्र जो कि हिमालय से नदियाँ निकलती हैं, ये इधर भागे से। ठीक है, ये वाला सिंधु नदी तंत्र हो गया, ये गंगा नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक, हिमालयी नदियों को 3 भागों में बांटा गया। जैसे प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है अपवाह तंत्र, इसमें नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियाँ आती हैं। जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, ये वाला, इसको प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में बांटा गया। नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदी इसमें पढ़ने को देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हम लोग। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग आज का लेक्चर में डिस्कस करेंगे सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, सिंधु नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। सिंधु नदी जो है 3 देशों में होकर बहती है, चीन, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। जो सिंधु नदी है हमारी, ये 3 देशों से होकर बहती है, जैसा कि मैप में दिख रहा होगा। ठीक है, ये हमारा तिब्बत हो गया, तिब्बत से निकलती है ये।
यहाँ से होते हुए ये भारत में एंटर करते हुए ये पाकिस्तान से होते हुए ये अरब सागर में गिर जाती है। ऐसे ये सिंधु नदी का प्रवाह तंत्र है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, चीन है, चीन के तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट इसका उद्गम है। ठीक है, मानसरोवर झील के निकट ही इसका उद्गम है, चोमायुंगडुंग ग्लेशियर के पास। ठीक है, और उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई ये नदी भारत के लद्दाख के दमचौक के पास भारत में प्रवेश करती है। यहाँ पर लद्दाख के दमचौक से प्रवेश करती है, ये बात ध्यान रखनी है। और आगे बहती हुई ये नदी गिलगित से होते हुए दुर्गिस्तान के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है और कराची के पूर्व से होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, इस नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आता है सिंधु नदी में भारत का लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। भारत का जो लेह शहर है, ये जैसा कि मैप में आपको दिख रहा होगा, ये सिंधु नदी तंत्र ये ऐसे ऐसे जा रही है, ये लेह शहर है जो भारत का दाएं तट पर है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और सिंधु नदी के अरब सागर में मिलने से पहले इसमें पांच प्रमुख सहायक नदियां आकर मिलती हैं, चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलुज नदी, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, जिसमें नंबर 1 आती है चेनाब नदी। चेनाब नदी ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के केटू, ठीक है, केटू दर्रे से प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये बात नहीं, हिमाचल प्रदेश में इस नदी का निर्माण दो नदी चंद्र और भागा से मिलकर होता है। ठीक है, चंद्र और भागा से मिलकर इस नदी का होता है। ठीक है, चेनाब नदी का, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, और इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। ये नदी पाकिस्तान में जाकर सिंधु से मिल जाती है और सिंधु नदी में मिलने से पहले इसमें झेलम, रावी, सतलुज और ब्यास ये नदी आकर मिलती हैं, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, इसमें उससे पहले झेलम, रावी और सतलुज, ब्यास नदी आकर मिलती हैं। ठीक है, जैसा कि आपको मैप में दिख रहा होगा क्लियर, यहाँ से ये चेनाब नदी निकलती है, यहाँ से ऐसे ये चेनाब नदी यहाँ पर सिंधु नदी से मिलती है और उससे पहले इधर से दाएं से झेलम नदी मिलती है, फिर यहाँ से रावी। ठीक है, और ये जो सतलुज नदी आ रही है इसमें मिलती है ब्यास, फिर ये सतलुज नदी यहाँ पर आकर इसमें मिल जाती है चेनाब में, और चेनाब आगे जाकर ये मिल जाती है सिंधु नदी में। ठीक है, और सिंधु नदी से होते हुए ये सारी नदियाँ यहाँ पर पंचनद बनाती हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, ये अरब सागर में गिर जाती हैं जाके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आता है हमारी झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम कश्मीर घाटी के बैरीनाग के निकट से होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। जो हमारी झेलम नदी है ये कश्मीर घाटी के बैरीनाग से होता है, ये यहाँ पर कश्मीर घाटी के बैरीनाग से इसका उद्गम होता है झेलम नदी का, ये जो इधर। ठीक है, और 170 किलोमीटर भारत पाकिस्तान सीमा का निर्माण करती है पाकिस्तान के झंग के निकट चेनाब में मिल जाती है। ठीक है, फिर आता है रावी नदी। ये नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलकर कश्मीर तथा पंजाब होते हुए पाकिस्तान के डोंग के निकट चेनाब में मिल जाती है। ठीक है, जो रावी नदी है हमारी ये ऐसे ये। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आती है हमारी सतलुज नदी। ये नदी तिब्बत के राक्षस ताल से निकलती है और सिंधु नदी के समानांतर बहती हुई हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। आगे पंजाब होते हुए पाकिस्तान के बहावलपुर में चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। चेनाब नदी में मिलने से पहले ब्यास नदी आकर इसमें मिलती है। ब्यास नदी जो है रोहतांग दर्रे से निकलती है और ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में बहते हुए पंजाब के हरिके में सतलज नदी से मिल जाती है। ध्यान रखें, नोट, हरिके क्षेत्र में जो हमने ब्यास और सतलुज नदी के संगम की बात की, वहीं पर देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जो कि पंजाब और राजस्थान से होकर गुजरती है। राजस्थान में इसकी लंबाई लगभग 470 किलोमीटर है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग। ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान के बहावलपुर में जब सतलज नदी चेनाब से मिलती है तब ये चेनाब में मिलकर पंचनद का नदी का निर्माण करती है। मतलब सिंधु नदी में मिलने से पहले
45 किलोमीटर तक पांचों नदियां यहाँ एक होकर आगे बहती हैं। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। सिंधु जल समझौता फिर आता है इम्पोर्टेंट। पानी के वितरण के लिए 1960 में हुई भारत और पाकिस्तान के बीच एक संधि है। इस समझौते के अनुसार तीन जो हैं पूर्वी नदियाँ, जो हमारी तीन पूर्वी नदियाँ हैं जैसे ब्यास, रावी और सतलुज का नियंत्रण भारत को, तथा तीन जो है पश्चिमी नदियों का नियंत्रण सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया है। यही इस समझौते में निर्धारण हुआ था, ठीक है, जो कि पाकिस्तान बार बार इसका उल्लंघन करता है, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर जाएं और प्यारे साथियों के साथ अपने सेशन को शेयर करें जिससे उनको भी एग्ज़ाम में मदद मिल सके। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।